गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शरद यादव। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके अपने करंट अफेयर्स, जो कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक का पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जो आपके आरओ एग्जाम 2024 जो कि 11 फरवरी को होने वाला है और 17 मार्च को होने वाला यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए कंप्लीट जो है कि सॉल्यूशन रहेगा, जिसमें हम लोगों ने 2 मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स के तौर पे मैं खुद तैयार कर रहा हूं और तैयार करवा भी रहा हूं, जिसमें आपकी घटनासार जो आई हुई थी और साथ ही साथ ई दृष्टि मैगजीन जो अभी परसों ही मार्केट में आई है, जिसके शॉर्ट नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो दोनों की क्लासेस हम लोग मिला के तैयार कर रहे हैं नोट्स को और उसकी क्लास हम लोग चला रहे हैं। तो ई दृष्टि जो मैगजीन आ चुकी है वो भी वार्षिकी, घटना चक्र की जो ई दृष्टि आती है उसको भी कवर किया जा रहा है और घटनासार को। लेकिन अगर मैं बुक से पढ़ाता आप लोगों को, जैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर आप बुक से ही पढ़ा दीजिए, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत बोरियत फील होगा। तो इसलिए मैंने सभी टॉपिक को जो है कि हेडिंग वाइज डालते हुए और उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो प्रश्न सीधे एग्जाम में बनते हैं और पिछले सालों बनते चले आए हैं, तो उसके आधार पर हम लोग बस लिमिटेड फैक्ट को कवर करेंगे और सारे टॉपिक को कवर करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने कल तीसरी क्लास अपलोड की थी, जिसमें नेशनल करंट अफेयर्स, आपकी घटनासार की 2 लेक्चर और घटना चक्र के 1 लेक्चर ई दृष्टि वाले। तो तीनों लेक्चर में आपका नेशनल करंट अफेयर्स खत्म हो चुका है। 70 टॉपिक है पूरे, उस 70 टॉपिक से बाहर नेशनल करंट अफेयर्स कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ओके, और इसी तरीके से हम लोग आईआर को भी कवर करेंगे, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स और यूपी स्पेशल को भी कवर करेंगे। तो आज जो हम आईआर की क्लास कर रहे हैं, इसमें हमारा सबसे पहले घटनासार के सारे टॉपिक है और उसके बाद जो दूसरी क्लास आएगी उसमें हम पूरे के पूरे घटना चक्र ई दृष्टि के हैंड रिटन नोट्स को कवर करेंगे। और इसकी पीडीएफ की अपडेट आप लोगों को 20 तारीख को मिल जाएगी, यानी कल, जिसमें पता चलेगा कि कितनी पीडीएफ तैयार हो पाई है और कैसे आप लोग पीडीएफ को परचेस कर पाएंगे। हालांकि उसके लिए वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अपडेट ले सकते हो और अदर शॉर्ट नोट्स के भी आप वहां से अपडेट ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आज हमारा सेगमेंट है इंटरनेशनल रिलेशन में COP 28 सम्मेलन। आपको पता है कि COP 26 सम्मेलन ग्लासगो में हुआ था 2021 में, और जिसमें मोदी जी के द्वारा पंचामृत रणनीति दी गई थी, ट्रैवल फॉर लाइफ दिया गया था, जो मैंने कल भी आपको बताया लाइफ मिशन के बारे में। तो वहां पे जो पंचामृत रणनीति थी तो बहुत ही चर्चा में था ग्लासगो जो है कि COP 26, और उसी तरीके से COP 28 भी आपका यूएई में अभी आयोजित हुआ था 2023 में। तो उसमें बहुत सारे जो है कि नए नए इनिशिएट लिए गए। ये भी बता दूं कि COP 28 या COP 26, COP 27 या COP 29, कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि UNFCCC के द्वारा आयोजित की जाती है। किसके द्वारा? क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि UNFCCC, इट मींस कि ये CCC सर्टिफिकेट कंप्यूटर वाला नहीं है, बल्कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए UNFCCC की स्थापना 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में। और इसी के द्वारा लगातार हर वर्ष कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी वैश्विक स्तर पर एक सम्मेलन किया जाता है, जहां पर ग्लोबल वार्मिंग को, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए हर साल एक समिट की जाती है, जिसमें आपका COP 28 को हम लोग कवर करेंगे। तो UNFCCC द्वारा 30 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच यूएई के दुबई में आयोजित की गई थी। तो हो सकता है प्रश्न को बस इतना ही पूछ लिया जाए कि COP 28 का सम्मेलन दुबई में हुआ था, ये किस वैश्विक संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? UNFCCC के द्वारा। तो इसमें आप देखोगे कि अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो यूएई के जो सुल्तान साहब हैं, डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर ने किया था। नाम याद रखना, डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर। और इसी सम्मेलन में ग्लोबल स्टॉक टैक्स GST का 5वां संस्करण भी जारी किया गया। जो ग्लोबल स्टॉक टैक्स जो होता है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट GST कहते हैं, ये गुड्स सर्विसेज टैक्स नहीं है, बल्कि इसी की फुल फॉर्म होता है ग्लोबल स्टॉक टैक्स। तो इसका 5 संस्करण भी इसी में जारी किया गया। क्योंकि अगर पूछता है आपसे कि इसका संस्करण 5वां कहां पर जारी हुआ, तो आपको दुबई ही बताना होगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुप्रतीक्षित था, जिसको लगातार वैश्विक स्तर के नेता चर्चा करते थे, लॉस एंड डैमेज फंड, यानी कि हानि और क्षति, जो लॉस हुआ है, हानि हुई है, और जो डैमेज हुआ है, क्षति, उसके लिए फंड की बात करते थे वैश्विक स्तर पे, जो अभी तक लागू नहीं हो पाया था, लेकिन पहली बार COP 28 में उसे लागू किया गया। तो लॉस एंड डैमेज फंड लागू किया गया, और जिसमें जलवायु संवेदनशील विकासशील देशों की मदद की जाएगी। यानी इस फंड में जितना भी पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, लगभग $400 बिलियन कलेक्ट हो चुका है वैश्विक स्तर पे, उनका यूज कैसे होगा? जो आपके विकासशील देश है या अल्प विकसित देश है, पिछड़े देश है, बहुत वंचित देश है, उनमें जो भी प्राकृतिक रूप से जलवायु परिवर्तन से जो हानि हो रही होगी, जो क्षति हो रही होगी, उसको दोबारा सुधारने के लिए, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होगी। और वो पैसा कहां से दिया जाएगा? लॉस एंड डैमेज फंड से दिया जाएगा, जिसपे चर्चा तो पिछले कई कॉप्स सम्मेलन में हो रहे थे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में 10-12 साल से, लेकिन उसको इंप्लीमेंट अब जाके किया गया है 28 कॉप्स
में। तो प्रश्न बन सकता है कि लॉस एंड डैमेज फंड किससे संबंधित है या लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना कब की गई, तो ये भी हो जाएगा। और इस फंड का जो मैनेजमेंट देख रहा है शुरू के 4 वर्ष के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा देखा जाएगा, यानी जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है उसकी धनराशि पर किसका नियंत्रण होगा, वर्ल्ड बैंक का होगा शुरू के 4 वर्षों के लिए। और इसी दौरान शीतलन संबंधी उत्सर्जन को 68% तक कम करने के लिए एक वैश्विक शीतलन संकल्प का समर्थन भी किया गया। जैसे शीतलन संबंधी उत्सर्जन का मतलब जो कोल्ड वाली जो ठंडी चीजें हैं या जो भी उनका भी उत्सर्जन हो रहा है, जैसे हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, तो गर्म गैसें हैं। उसी तरीके से कुछ ऐसी गैसें जो वायुमंडल को बहुत ज्यादा ठंडा करती हैं, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो उसको भी 68% कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर एक शीतलन का संकल्प भी पारित किया गया। वहीं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में, ये जो हमारा भारत का राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन चलता है, इसके नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को 10 दिसंबर को लॉन्च किया गया। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस यानी कि वैश्विक स्तर पे जो नदी के शहर है या नदियों के तट पर बसे हुए शहर हैं, इनका एक अलायंस बनाया गया और इसको भी जो है कि लॉन्च कर दिया गया। तो अब आप देखोगे कि COP28 में मुख्यतः 4-5 चीजें लॉन्च की गई। पहला, ग्लोबल स्टॉक टेक्स्ट किया गया, लॉस एंड डैमेज फंड को किया गया, वैश्विक शीतलन संकल्प को किया गया, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को लॉन्च किया गया। तो ये सारी चीजें यहां पर की गई थी। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे इसी दौरान COP28 में ही भारत को यूएनओ के रेस टू रेजिलियंस में शामिल होने का मौका मिला। यूएनओ के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है, अभियान रेस टू रेजिलियंस। इसमें क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन से जो उत्पन्न चुनौतियां हैं उसका समाधान प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो यूएनओ के जो महासचिव थे एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भारत को आमंत्रित किया कि आप इस रेस टू रेजिलियंस प्रोग्राम में शामिल होइए, क्योंकि आप एक वैश्विक नेता के रूप में एक सही मार्गदर्शन कर सकते हैं विश्व में जो हो रही हैं चुनौतियां जलवायु परिवर्तन से, तो उनसे निपटने के लिए आप एक सही डायरेक्शन दे सकते हो। तो भारत को किसमें शामिल किया गया, रेस टू रेजिलियंस में। यह भारत की वैश्विक छवि, वैश्विक नेतृत्व करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है, जो हमारे लिए बहुत सम्मानीय और गर्व की बात है। तो COP28 के दौरान ही यूएनओ के रेस टू रेजिलियंस प्रोग्राम में भारत को शामिल किया गया। और अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, COP29 और COP30। तो उससे पहले मैं आपको और भी फैक्ट बता दूं, जैसे COP26 कहां आयोजित किया गया दोस्तों, तो ये किया गया था ग्लासगो में, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। COP27 की अगर मैं बात करूं तो ये कहां किया गया था, 2022 में, क्योंकि COP26 हुआ था 2021 में, जहां पे मोदी जी ने पंचामृत रणनीति दी थी। हालांकि उसकी डिटेल मैंने एनवायरमेंट के शॉर्ट नोट्स में बता रखी है, वहां पर आप देख सकते हो। एनवायरमेंट शॉर्ट नोट्स पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है शॉर्ट नोट्स की, जो कि घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज की है, तो उसे आप देख सकते हो। वहां पर बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा पूरी की पूरी घटना चक्र का कम समय में। तो COP26 आपका हुआ था मिस्र में। कहां पे हुआ था, मिस्र में, या फिर इसे इजिप्ट भी कहते हैं। और COP28 जो यूएई में हुआ है 2023 का। तो अब आगामी जो 2 COP होने वाले हैं उनका ध्यान रखना है कि COP29 2024 में होगा अजरबैजान में, और COP30 2025 में होगा ब्राजील में। तो COP29 कहां होगा 2024 में, अजरबैजान, और COP30 2025 में कहां होगा, ब्राजील में होगा। तो ये दोनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अब चलते हैं, वैश्विक स्तर पर एक टीबी रिपोर्ट भी दी गई है। तो जो टीबी की बीमारी है दोस्तों, वो ट्यूबरकुलोसिस नाम के जीवाणु से होती है। तो वैश्विक स्तर पर टीबी की रिपोर्ट बताई गई है, क्योंकि विश्व के स्तर पे माना जा रहा है WHO के द्वारा कि कोविड-19 में जितनी मृत्यु हुई थी, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये लार्जेस्ट बीमारी है जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हुई है। तो इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है, WHO जारी करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसने 7 नवंबर 2023 को ये रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया कि 2022 में वैश्विक स्तर पर टीबी से 1.3 मिलियन लोगों की मौत हुई। 1.30 मिलियन। अब इसको आप करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं खुद ही, क्योंकि 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो आप इसे देख सकते हो, 1.30 मिलियन लोगों की मौत हुई थी टीबी से केवल 2022 में ही। और भी आंकड़े के बारे में बात करें तो 2015 से लेकर, हालांकि वैश्विक स्तर पर जो प्रयास किया जा रहा है टीबी से मृत्यु को कम करने के लिए, तो 2015 से लेकर 2022 तक की मौतों का आंकड़ा देखा जाए तो 19% की कमी हुई है। तो इससे क्या समझ में आता है कि वैश्विक स्तर पे लगातार सभी सरकारें, सभी देश प्रयास कर रहे हैं कि उनके यहाँ टीबी से मृत्यु अब कम हो जाए। तो 19% की कमी देखने को मिली। और WHO कहता है कि कोविड-19 के बाद 2022 में संक्रामक रोग से सर्वाधिक जो मृत्यु हुई है वो टीबी से हुई है। तो जैसे कोविड-19 भी संक्रामक बीमारी थी, विषाणु से हो रही थी, उसी तरीके से दूसरी जो सर्वाधिक मृत्यु हुई है वो टीबी से हुई है। तो ये रिपोर्ट के बारे में बस इतनी ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब आते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अब देखिए, यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है या जो कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग है उसको तो हम कवर कर ही रहे हैं,
लेकिन इससे रिलेटेड अगर कुछ अदर फैक्ट मुझे मिलेगा ई दृष्टि घटना चक्र मैगजीन में, तो उसको मैं कल की क्लास में कवर करूंगा। तो ये मान के चलिए कि हम लोग दोनों ही मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इस बार चूकना नहीं है दोस्तों। चाहे वो आपका आरओ एग्जाम हो, और आरओ की आप करंट अफेयर्स उठा के देख सकते हो पीवाईक्यू सीरीज में, कि बिल्कुल ही अटपटे प्रश्न पूछता है, जिसकी उम्मीद नहीं होती ना वैसे प्रश्न भी ये पूछ लेता है। और यूपी पीसीएस में भी आपके 25 से 30 प्रश्न आते हैं। तो क्यों ना हम दोनों ही मैगजीन के साथ इस तरीके से तैयारी करें कि आपका यूपी आरओ और यूपी पीसीएस दोनों ही करंट अफेयर्स एक ही जगह से तैयार हो जाए, एक ही नोट से तैयार हो जाए, बार बार मल्टीपल टाइम आपको डिस्ट्रैक्ट ना होना पड़े, ताकि 11 फरवरी के बाद आप 17 मार्च के लिए अगर लगे तो करंट अफेयर्स की आपकी हेडेक नहीं होनी चाहिए कि हमने यहाँ दोनों मैगजीन को एक साथ ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म से तैयार किया है, पीडीएफ से भी तैयार किया है, तो करंट अफेयर्स की टेंशन आपकी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा इनिशिएट जो है कि मैं कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बेहतर रिजल्ट मिल सके, करंट का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की बात करें तो सबसे पहले इसके हम जारीकर्ता की बात करते हैं। इसमें 3 संस्थाएं संयुक्त रूप से जारी करती हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी जर्मन वॉच। तो जर्मन वॉच आपको याद रखना है, जर्मन वॉच के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस बार 8 दिसंबर 2023 को COP28 के दौरान ही इसे भी दुबई में जारी किया गया। कहां पे जारी किया गया? दुबई में। तो जिस प्रकार से COP28 में हमने पढ़ा रेस टू रेजिलियंस प्रोग्राम था, गंगा ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस प्रोग्राम था, साथ ही साथ हमने देखा कि ग्लोबल टैक्सेस वाला भी प्रोग्राम था और लॉस एंड डैमेज फंड थे। तो उसी तरीके से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भी जारी किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको देखनी है कि 2023 में भी भारत की रैंकिंग क्या है? 7वीं रैंकिंग है। अगर मैं बात करूं कि पिछले 5 सालों से भारत की रैंकिंग बहुत अच्छी रही है, क्योंकि भारत टॉप 10 के अंदर हमेशा से रहा है पिछले 5 सालों से लगातार, कभी 10वें नंबर पे, कभी 8 नंबर पे, कभी 7 नंबर पे। तो ये भारत के द्वारा जो जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन के लिए जो एक्टिविटी की जाती है, जो पॉलिसी बनाई जाती है जिससे जलवायु का परिवर्तन कम किया जा सके, यानी हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सके, तो भारत लगातार वैश्विक स्तर पे अपने प्रदर्शन को बेहतर करता जा रहा है। और इस बार उसकी 7th रैंकिंग मिली थी। अगर और भी डिटेल लें तो सूचकांक में भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा आयोग श्रेणियों में उच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है। यानी ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन कर रहा है, इसमें हमले में भारत आगे ही चल रहा है, तो इसको अभी और भी हमें कम करना होगा। अब यहाँ पर एक नया करंट अफेयर्स का टॉपिक है, जो कि हेडिंग में नहीं है, केवल पॉइंट वाइज है। दुनिया का पहला 4थी पीढ़ी का या 4th जनरेशन का परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है, और यह उपलब्धि चीन द्वारा अर्जित की गई है। अब इसमें अंतर क्या आएगा? क्योंकि पहले से न्यूक्लियर जो प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पहले से ही चल रहा है, लेकिन जो पहले के जितने भी परमाणु संयंत्र हैं, चाहे हमारे भारत में भी जितने भी परमाणु संयंत्र हैं, वो मुख्यतः किस पे होते हैं? थर्मल पे होते हैं, थर्मल पावर पे होते हैं, यानी कि तापीय ऊर्जा से चलते हैं। लेकिन यहां पे आप देखोगे सिंदाओ बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र में अगली पीढ़ी के गैस कोल्ड परमाणु रिएक्टरों की शुरुआत की गई है। तो ये कैसे? गैस कोल्ड, या इसको कूल्ड भी कह सकते हो, ठंडे वाले, जबकि पारंपरिक तौर पे कोयला आधारित रहते थे। तो इससे पहले जितने भी परमाणु न्यूक्लियर प्लांट आपने देखे होंगे तो वो कोयले आधारित होते थे, जो हम लोग आज भी देखते हो कोयले पे आधारित हम कुडनकुलम चलाते हैं, तारापुर चलाते हैं, रावत भाटा चलाते हैं, नरौरा का चलाते हैं। तो जितने भी परमाणु संयंत्र है वो सब इसी पे चलते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा दुनिया में हुआ कि चाइना ने इसको गैस के आधार पे कूल्ड, यानी कि गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टरों की शुरुआत की है। तो ये 4th जनरेशन का है, जो कि चाइना को ये उपलब्धि मिली। हालांकि ये प्रश्न आने की संभावना कम है, लेकिन अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, महिलाओं की फोर्ब्स सूची, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि महिलाओं की जो फोर्ब्स सूची है, फोर्ब्स सूची क्या होता है? दुनिया की 100 ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी करता है। और ये वो ताकतवर महिलाओं का मतलब ये नहीं कि वो शारीरिक रूप से ताकतवर है, रेसलिंग नहीं करती है, बॉडी बिल्डर नहीं है, बल्कि अपने कार्य से, अपने सम्मान से, अपनी प्रतिभा से, अपनी योग्यता से जो है कि विश्व में ताकतवर होती हैं, अपने नेतृत्व से ताकतवर होती हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो 100 महिलाओं की जो लिस्ट जारी की गई है, तो ये दिसंबर 2023 में जारी की गई, जिसमें 4 भारतीय महिलाएं इस बार शामिल हैं। पिछली बार 2022 में 6 भारतीय महिलाएं शामिल थी, तो 4 भारतीय महिलाएं वही है जो पिछली बार भी थी, लेकिन 2 महिलाएं इससे बाहर हो गई इस लिस्ट से। तो 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में 4 भारतीय महिलाएं। तो जरा उनका क्रम देखें तो उसमें निर्मला सीतारमण जी, जो कि ओवरऑल रैंकिंग में देखें 32वें स्थान पे, रोशनी नाडर मल्होत्रा 60वें स्थान पे हैं, सोमा मंडल 70वें स्थान पे हैं, और किरण मजूमदार शाह 76 नंबर पे हैं। लेकिन हमें ये रैंकिंग याद नहीं करनी, हमें भारत के हिसाब से देखनी है। तो भारत में इनको पहले नंबर पे रखा गया निर्मला सीतारमण जी को, जो कि 2022 में 36वें नंबर पे थी। फिर दूसरे नंबर पे रोशनी नाडर मल्होत्रा जी हैं,
तीसरे नंबर पे सोमा मंडल हैं और चौथे नंबर पे किरण मजूमदार शाह हैं। सोमा मंडल वही है जो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड इसकी चेयरपर्सन है। निर्मला सीतारमण जी आपकी वित्त मंत्री हैं आज वर्तमान में, और रोशनी नाडर मल्होत्रा और किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह एक बायोकॉन करके कंपनी है जो मेनली जो है कि प्रोडक्ट्स वगैरह देती है, तो वो आप देखेंगे बायोकॉन कंपनी, उसी के चीफ हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें कि वैश्विक स्तर पे पहली रैंकिंग किसे मिली, तो प्रथम स्थान मिला है आपके यूरोपीय आयोग की प्रमुख जो है उर्सुला वॉन डेर लेन, यानी कि डेर लेन। ये यूरोपीय आयोग क्या है, जो यूरोपीय यूनियन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, उसी में कई सारे कमीशन बनाए गए हैं। यूरोपीय आयोग है, यूरोपीय बैंक है, यूरोपीय संसद है, तो उसमें एक यूरोपीय आयोग है जो कि यूरोपीय यूनियन की जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी होती है उसका सबसे बड़ा हेड माना जाता है। तो यूरोपीय आयोग के द्वारा ही पूरे यूरोपीय यूनियन के लिए नियम बनाए जाते हैं, पूरे यूरोपीय आयोग के लिए जो है कि पॉलिसी बनाई जाती है। तो उसकी जो चीफ है उर्सुला वॉन डेर लेयन, इनको पहली रैंकिंग दी गई है वैश्विक स्तर पे। और सेकंड नंबर पे क्रिस्टीना लेगार्ड और थर्ड नंबर पे कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति हैं यूएसए के, और राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है। कमला हैरिस भारतीय मूल की महिला है, इनको जो है कि उपराष्ट्रपति बनाया गया है। तो यहां पर ये चीजें थी। अब चलते हैं गूगल की तरफ। तो गूगल ने क्या किया, एआई मॉडल एक जेमिनी लॉन्च किया है। जैसे आप सुनते हो चैट जीपीटी सुनते हो और मेटा 2 लामा 2 सुनते हो, तो इस तरीके से गूगल ने भी अपना एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम है जेमिनी। ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है और एक ओपन एआई है, एक ओपन कंपनी है, तो उसकी ओपन एआई जो है उसका चैट जीपीटी है। और इसी तरीके से मेटा कंपनी क्या है, जिसका फेसबुक का ही दूसरा नाम है। व्हाट्सएप भी आप खोलोगे तो मेटा के नाम से आता है, फेसबुक भी मेटा के नाम से आता है, मार्क जकरबर्ग का। तो उनके द्वारा भी एक एआई बनाया गया जिसका नाम है लामा 2। असल में एआई क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन है, लेकिन अपने अपने मॉडल का लोग नाम तो रखेंगे ना, तभी तो बताएंगे कि मेरा एआई मॉडल ये है, आपका एआई मॉडल ये है। तो गूगल का क्या है, जेमिनी है, ओपन एआई का क्या है, चैट जीपीटी है, और मेटा का क्या है, लामा 2। तो अभी एआई बनाया गया है मॉडल जेमिनी, जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल है। फिर आगे देखते हैं, एक और रैंकिंग आती है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, यानी वैश्विक स्तर पर डिजिटल रूप में कॉम्पिटिटिवनेस की जो रैंकिंग जारी होती है, इसको दिसंबर 2023 में आईएमडी द्वारा जारी किया गया है। आईएमडी द्वारा जारी किया गया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होगी, न कि इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं करना है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन होता है, आईएमओ होता है, मौसम विज्ञान, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो वैश्विक स्तर पे मौसम विज्ञान की सूचना देता है। लेकिन यहाँ पे आईएमडी का मतलब है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इस लिस्ट में टोटल 64 देशों को शामिल किया गया और इसमें पहली रैंकिंग दी गई थी यूएसए को, क्योंकि यहां पर डिजिटल रूप में प्रतिस्पर्धा रैंकिंग सबसे अधिक है। सेकंड रैंकिंग दी गई थी नीदरलैंड को, थर्ड रैंकिंग दी गई थी सिंगापुर को। और भारत की रैंकिंग की बात करें तो इन टोटल 64 देशों में 49 नंबर पे भारत को रैंकिंग दी जाती है डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में। आगे देखते हैं, दुनिया का एक सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र। अभी हमने परमाणु संयंत्र से संबंधित एक टॉपिक पढ़ा कि दुनिया का पहला 4th जनरेशन का परमाणु लॉन्च किया गया परमाणु संयंत्र, जो कि चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया, गैस कूल्ड बेस्ड आधारित है, गैस की कूल्ड पर। लेकिन अब यहां बात आ रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, हालांकि अभी यूरोपीय यूनियन और फ्रांस की संयुक्त कंपनी के द्वारा तैयार किया जा रहा है, लेकिन जब तक वो तैयार नहीं है तब तक हम जापान के द्वारा जो तैयार किया गया है परमाणु संयंत्र, उसी को हम दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र मानेंगे, क्योंकि जापान के द्वारा शुरू किया गया परमाणु संयंत्र फ्यूजन संयंत्र। फ्यूजन मतलब क्या होता है, एक होता है फिशन, एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है संलयन। जब सूर्य की क्रिया कैसे होती है, संलयन पे होती है, जिसमें हाइड्रोजन के दो नाभिक जो है कि आपस में मिलते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में एटीपी, इट मींस की ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि फ्यूजन संयंत्र शुरू किया गया, जिसका नाम रखा गया JT60SA, JT60SA। और यह जापान और यूरोपीय यूनियन का संयुक्त उपक्रम है। जबकि यूरोपीय यूनियन जब फ्रांस के साथ तैयारी कर रहा है तो वो जापान से भी बड़ा परमाणु न्यूक्लियर प्लांट तैयार कर रहा है। तो अभी तक के हिसाब से आप देखोगे कि सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहां पे तैयार किया गया है, जापान में। और किसके आधार पे, तो ये परमाणु संलयन, क्योंकि दो प्रकार से परमाणु क्रिया होती है। मैंने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया भी, आप लोगों को एनवायरमेंट में भी पढ़ाया कि परमाणु जो भट्टियां होती है, जो परमाणु संयंत्र होते हैं, वो एक होती है दोस्तों विखंडन पे और एक होती है आपकी संलयन पे। विखंडन में क्या होता है, जब एक बड़ा अणु दो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। और संलयन में क्या होता है, जब दो छोटे छोटे अणु एक बड़ा अणु बनाते हैं जोड़ के, तो उसे हम कहते हैं संलयन। अब जैसे संलयन पे क्या होता है, सूर्य की एनर्जी, सोलर एनर्जी में क्या होता है, दो हाइड्रोजन के अणु आपस में जुड़ते हैं, हीलियम बनता है और बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी बनती है। और हाइड्रोजन बम, कई बार पूछा था हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है, वो भी नाभिकीय संलयन पर ही आधारित होता है। और इसी नाभिकीय संलयन यानी फ्यूजन पर जापान का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर तैयार किया गया। जबकि विखंडन की बात करेंगे
तो विखंडन में क्या होता है, यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे जो आपके परमाणु ईंधन होते हैं, जब इस पे न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो छोटे छोटे कणों में ये टूट जाते हैं और उससे नाभिकीय रिएक्टर की गति बढ़ जाती है। तो इस वजह से हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे परमाणु बम या एटॉमिक बम जो कि जापान हिरोशिमा पे गिरा था और नागासाकी पे, तो वो आपका नाभिकीय विखंडन पे आधारित था। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन का अंतर आपको क्लियर हो गया, और जापान ने नाभिकीय संलयन पे बनाया, ना कि नाभिकीय विखंडन पर। और अगर हम बात करें अगले पॉइंट पे कि दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है, और ये हमारे भारतीय धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आपने पहले से ही पढ़ा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां पे है, अंकोर वाट मंदिर है, जो कि कंबोडिया में, जिसको अंकोर वाट मंदिर कहा जाता है। लेकिन अब इसको दुनिया के 8वें अजूबे में शामिल कर दिया गया है। अगर मैं कहूं कि इससे पहले जो 7 अजूबे थे, इसमें किसी भारत की इमारत को शामिल किया गया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए यस, क्योंकि ताजमहल हमारा आगरा में जो स्थित है, शाहजहां के द्वारा जो निर्मित कराया गया था, वो पूरे के पूरे विश्व में 7 अजूबों में शामिल है। तो इस तरीके से आप देखोगे 8वें अजूबे के रूप में कंबोडिया में स्थित अंगकोर वाट मंदिर, जो कि एक हिंदू मंदिर है, और ये विष्णु भगवान को समर्पित है। कौन से भगवान को समर्पित है, ध्यान देना, ये विष्णु भगवान को समर्पित है, शिव या गणेश को नहीं, ब्रह्मा को नहीं, बल्कि विष्णु भगवान को समर्पित है। और यह मंदिर यूनेस्को में भी शामिल है सबसे विशाल हिंदू मंदिर के नाम से, जो कि 500 एकड़ क्षेत्र में निर्मित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था, जो कि विष्णु को समर्पित है। और इस मंदिर में आपको हिंदू और बौद्ध धर्म की कथाएं देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार यूपीएससी क्या करता है या पीसीएस इस तरीके के प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित मंदिरों पर जो है कि किन किन धर्मों की विशेषता मिलती है। तो उसमें हिंदू होता है, बौद्ध होता है, जैन होता है, पाशुपत होता है। लेकिन अंकोर वाट मंदिर है, इसमें हिंदू और बौद्ध दोनों की कथाएं मिलती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कंबोडिया का जो मुख्यतः धर्म है वो बौद्ध धर्म है। कंबोडिया देश कैसा है, जो आसियान के जो देशों के अंतर्गत जितने भी 10 देश शामिल हैं, उनका सभी का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म की कथाएं भी मिलती हैं, और साथ ही साथ उसका निर्माण तत्कालीन समय में हिंदू राजा सूर्यवर्मन के द्वारा कराया गया था, इसलिए वहां पे हिंदू धर्म की कथाएं भी मिलती हैं। तो ये हो गया आपका 8वां अजूबा। अब आते हैं ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ब्रिक्स का जो 15 शिखर सम्मेलन है, क्योंकि इसी शिखर सम्मेलन में नए सदस्यों को भी शामिल किया गया, और इस वजह से ब्रिक्स की जो सदस्यता है वो अब 11 सदस्यों के नाम से हो चुकी है। अभी तक आप पढ़ते थे ब्रिक्स का मतलब था BRIC। इसकी स्थापना शुरू में ब्रिक नाम से हुई थी, लेकिन बाद में एस भी जुड़ जाता है 2010 में। तो 20 हो गया ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया इसमें 2010 में। इससे पहले इसको ब्रिक नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ब्रिक्स में 5 देशों के अलावा 6 अन्य देश भी इस सम्मेलन में जोड़े गए। कौन कौन से वो 6 देश होंगे वो भी हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं। 22 से 24 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में यह आयोजित हुआ, जहां पर आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा की अध्यक्षता थी। मोदी जी इंडिया से गए थे, शी जिनपिंग चाइना से गए थे, लूला डी सिल्वा ब्राजील से गए थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि रूस की तरफ से पुतिन की जगह विदेश मंत्री सरगेई आवारोव गए थे, और यही विदेश मंत्री हमारे G20 समिट में भी आए थे भारत में। और यही G20 के मतलब कि विदेश मंत्री जो सरगेई आवारोव हैं, ये भी ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में पहुंचते हैं। पुतिन जी नहीं जा रहे हैं। आगे देखते हैं, ब्रिक्स में नए 6 सदस्य जो शामिल किए गए, जिससे टोटल 11 सदस्य हो गए। तो वो 6 सदस्य कौन कौन से हैं? जैसे अर्जेंटीना की बात करेंगे, अर्जेंटीना, ईरान, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब, यूएई। तो ये 6 सदस्य देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं तो अभी हाल ही में न्यूज आई है, हो सकता है ये प्रश्न ना बने, कि अर्जेंटीना ने अभी ब्रिक्स की सदस्यता स्वीकार करने से मना कर दिया है, बाकी 5 देशों ने यस कर दिया है। ईरान की एक और खासियत बता दूं कि ईरान एससीओ का भी एक नया मेंबर बन चुका है, जिसके बाद एससीओ में 9 सदस्य हो चुके हैं, 8 से बढ़कर 9। हम एससीओ की बात भी करेंगे अभी इसी टॉपिक में। 16वां शिखर सम्मेलन जो 2024 का होगा वो रूस के कजान शहर में होगा। तो जो आपका 15वां हुआ वो कहां हुआ? जोहान्सबर्ग, यूए साउथ अफ्रीका में हुआ। अब चलते हैं यहाँ पे आसियान के जरा सम्मेलन को देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आसियान की जो समिट होती है दोस्तों, वो एक साल में 2 समिट होती है, 6-6 महीने पर जो है कि होती है। और इस तरीके से आप देखोगे कि आसियान का अभी हम पढ़ रहे हैं 43वां, और इसी आसियान समिट के दौरान 2 और समिट की जाती है। एक होता है आपका जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन होता है, और एक होता है भारत का आसियान शिखर सम्मेलन के साथ। तो ये सारे के सारे एक ही जगह पे आयोजित होते हैं, लेकिन मैंने इनको 3 अलग अलग टॉपिक में कन्वर्ट किया है ताकि आपको याद हो सके। तो पहले हम बात करेंगे आसियान का 43वां सम्मेलन, जिस आसियान में टोटल 10 सदस्य होते हैं, लेकिन एक और नया सदस्य यहां पर जुड़ा है।
अगर मैं आपको कहूं प्रश्न के हिसाब से, तो G20 में एक नया सदस्य जुड़ा अफ्रीकन यूनियन के नाम से, एससीओ में नया सदस्य जुड़ा ईरान के नाम से, ब्रिक्स में नए 6 सदस्य जुड़े हैं, आसियान में एक नया सदस्य जुड़ा है तिमोर लेस्ते, नाटो में एक नया सदस्य जुड़ा है फिनलैंड। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें जो नए सदस्य जुड़ रहे हैं ना, इनका नाम आपको याद रखना है। मैंने 6 के आपको बता दिए, और इनमें से एक आध प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा कि इस संगठन में नया सदस्य कौन जुड़ा है, तो याद रखना, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जामिनर पूछता है। तो आसियान का जो 43वां शिखर सम्मेलन था, ये जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी में आयोजित हुआ 5 से 7 सितंबर को। इसकी अध्यक्षता वहां के राष्ट्रपति जोको विडोडो साहब ने किया था। और इस आसियान के शिखर सम्मेलन की जो थीम थी, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, यानी हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए आसियान को विकसित करने का, एक हमारी पहचान होनी चाहिए कि हम एक आसियान देश है, और एक हमारा समुदाय होना चाहिए। तो इसमें अगला पॉइंट आप देखेंगे कि इसमें 11वें सदस्य के रूप में तिमोर लेस्ते जो है कि बन गया, और इसकी राजधानी की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली होती है, क्योंकि अभी राजधानी से संबंधित भी हम भारत और दिल्ली के बीच में जो समझौता किया गया वो भी हम पढ़ेंगे। और अगला जो 43 के बाद 44 जो आयोजन होगा सम्मेलन, वो लाओस में होगा। कहां पे होगा? लाओस में, जो कि अप्रैल मई 2024 में आयोजित किया जाएगा। अब इसी सम्मेलन के दौरान एक और सम्मेलन किया गया इंडोनेशिया की जकार्ता राजधानी में, भारत आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन भी किया गया। तो इसमें जकार्ता में 7 सितंबर को आयोजित किया गया। जब आसियान का 5 से 7 सितंबर का समिट कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद भारत के साथ जो आसियान का शिखर सम्मेलन 20 वर्षों से हो रहा है, तो ये 20वां शिखर सम्मेलन था, तो उसको आयोजित किया गया, जिसमें जोको विडोडो साहब शामिल हुए, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, और भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आसियान भारत कोष यानी आसियान इंडिया फंड की स्थापना की घोषणा की गई पहली बार। और हमने इससे पहले कौन सा कोष पढ़ा? लॉस एंड डैमेज फंड, जो कि COP 28 में था। तिमोर लेस्ते की जो राजधानी है दिल्ली, यहां पर भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की गई है, क्योंकि भारत की पॉलिसी है कि लुक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत हम आसियान देशों के साथ संबंधों को और बेहतर करने की बात कर रहे हैं, जिसको 2014-15 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में कन्वर्ट किया गया। तो जैसे ही आसियान का एक नया सदस्य बना तिमोर लेस्ते, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम आसियान के 10 देशों के साथ साथ अब 11वें देश के साथ भी हम अपने दूतावास संबंध को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए पूछ सकता है कि अभी हाल ही में भारत ने आसियान के किस देश में दूतावास खोलने की घोषणा की है? तिमोर लेस्ते, या तिमोर लेस्ते के किस शहर में घोषणा की? तो दिल्ली में की है। और इस तरीके से भारत का जो दूतावास खुलेगा वो दिल्ली में खुलेगा। और अगला जो 21वां शिखर सम्मेलन होगा वो होगा लाओस में आयोजित। तो आपको रटना नहीं है, क्योंकि तीनों ही शिखर सम्मेलन अगले लाओस में हो रहे हैं, तो भारत का भी वहीं पे लाओस में आयोजित होगा। और इसी समय एक और शिखर सम्मेलन होता है आसियान का, जिसका नाम है 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। तो यहां पर अगर आप देखोगे, जो कि ईस्ट एशिया समिट कहलाता है, ये भी 7 सितंबर जकार्ता में आयोजित हुआ। इसमें आसियान देशों के साथ भारत, जापान, चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे देश इसमें शामिल होते हैं। तो 3 अलग अलग समिट देखो, एक आसियान जिसमें केवल 10 देश शामिल होते हैं, कोई बाहरी देश शामिल नहीं होता, अगर होगा भी तो पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होगा, जैसे भारत भी पर्यवेक्षक के रूप में जाता है वहां पर। दूसरा भारत आसियान का शिखर सम्मेलन, जिसमें कोई तीसरी पार्टी शामिल नहीं हो सकती, केवल आसियान देश रहेंगे और साथ में भारत रहेगा। तीसरी समिट होती है वहां पे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, जो कि इस बार 18वीं थी, जिसमें आसियान देशों के साथ बाकी 7-8 देश और शामिल होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट चाइना है, जापान है, भारत है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे देश इसमें शामिल होते हैं। तो इसका भी जो 19वां शिखर सम्मेलन होगा वो 2024 में लाओस में होगा। तो लाओस में ही अगली बार सारे के सारे समिट हमें पढ़ने होंगे। आगे देखते हम वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करेंगे, जो 2023 में जारी हुआ। वीपो द्वारा 27 सितंबर 2023 को इसे जारी किया गया। वीपो का मतलब होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया, जिसमें 132 देशों को इन्होंने शामिल किया। जिसमें पहली रैंकिंग की बात करूंगा तो स्विट्जरलैंड को दी गई। अगर भारत की बात करूं तो भारत की 40 रैंकिंग 2023 में आई है, और 2022 में भी ये 40 रैंकिंग में थी। इट मींस कि नवाचार के मामले में अगर हमारे यहाँ कोई गिरावट नहीं हुई है, तो हमारे यहाँ कोई वृद्धि भी देखने को नहीं मिली है। तो हमें नवाचार की ओर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमारी रैंकिंग और बेहतर हो सके। आज 40 है, अगली साल हम कोशिश करें कि 35 के आसपास आ जाए, ठीक है। और अंतिम नंबर पे 132 नंबर पे अंगोला, जो कि एक अफ्रीकी देश है, बहुत पिछड़ा हुआ देश है, इसकी रैंकिंग दी गई है। पड़ोसी देशों में एकमात्र चीन हमसे बेहतर स्थिति में है, बाकी सभी देश इनोवेशन के मामले में हमसे पीछे हैं। तो भाई चाइना की रैंकिंग 12 है, बाकी जो भी रैंकिंग होगी, जैसे नेपाल की, भूटान की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव,
ये जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, ये सभी नवाचार सूचकांक में भारत से पीछे हैं। यह सूचकांक वीपो, कार्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। लेकिन मुख्यतः जो प्रश्न पूछा जाता है वो वीपो का ही नाम आता है, हालांकि तीनों को ही आपको याद रखना चाहिए। अब यहां पर हम जीबीए की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और अमेरिका के द्वारा G20 के समिट इसको शुरू किया गया था, जिसका नाम होता है जीबीए का मतलब होता है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। 9 सितंबर, क्योंकि आपको पता है 7 से 9 सितंबर के बीच में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था भारत के नई दिल्ली में। तो यहाँ पे नई दिल्ली में G20 के दौरान मोदी जी के भारत यात्रा मोदी जी जो कि भारत की तरफ से थे, लूला डी सिल्वा ब्राजील और जो बाइडेन यूएसए, इन लोगों ने संयुक्त रूप से जीबीए के गठन की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो हम बायोफ्यूल तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए हम ग्लोबल स्तर पे तकनीकी नवाचार का जो है कि एक देश से दूसरे देश में हस्तांतरण करेंगे, वित्तीय आवश्यकता को पूरा करेंगे, जो बायोफ्यूल संयंत्र तैयार करने के लिए, बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा की गई है, जिसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई भारत ने, यूएसए ने और ब्राजील ने। हालांकि इसमें और भी देश अब इसमें शामिल हो चुके हैं, लेकिन जीबीए का जो उद्घाटन हुआ 2023 में G20 समिट के दौरान हुआ। और एथेनॉल की बात करें, एथेनॉल बायोफ्यूल का एक प्रोडक्ट है और इसके उत्पादन में अग्रणी देश की बात करेंगे तो भारत है, ब्राजील है और यूएसए। क्योंकि एथेनॉल को बनाने के लिए हमें जो गन्ने की कंपनी होती है, जैसे कि जो चीनी मिल होती है, वहां पे सीरा निकलता है, जो काले कलर का तरल पदार्थ होता है सीरा। इस सीरे के माध्यम से हम एथेनॉल को तैयार करते हैं जो पेट्रोल को रिप्लेस कर सकता है। जैसे बायोडीजल को हम डीजल रिप्लेस करने के लिए करते हैं, उसी तरीके से पेट्रोल को रिप्लेस करने के लिए एथेनॉल बनाया जाता है। और एथेनॉल के मामले में भारत, ब्राजील, यूएसए, ये 3 क्रम से देश आते हैं। अब एक रैंकिंग जारी होती है यूनिवर्सिटी की, जिसको हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा सितंबर 2023 में जारी की गई थी, टाइम्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें 1904 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था। और पहली बार था कि भारत के 91 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हुए। भारत के जितने भी विश्वविद्यालय, उनमें से 91 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हुए। और अगर हम पहली रैंकिंग की बात करेंगे तो इस बार पहली रैंकिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, उसको मिली। और सेकंड रैंकिंग यूएसए की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिली। सामान्यतः क्या होता था, MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए की थी, ये अक्सर फर्स्ट रैंकिंग पे रहती थी। लेकिन इस बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके की फर्स्ट रैंकिंग पे और सेकंड रैंकिंग पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। अब यहां पर बात हम करेंगे कि कुछ भारत की भी यूनिवर्सिटियां हैं जो विश्व के स्तर पे टॉप मोस्ट रैंकिंग प्राप्त करती हैं, लेकिन हम उन्हें भारत के अंतर्गत पढ़ेंगे कि भारत में सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो आप देखोगे पहली रैंकिंग मिलती है IISc बंगलुरु को, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बंगलुरु को पहली रैंकिंग मिलती है भारत के अंतर्गत। वैश्विक स्तर पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले IISc बेंगलुरु का नाम था। फिर सेकंड नंबर पे आता है अन्ना यूनिवर्सिटी, साउथ की यूनिवर्सिटी है अन्ना यूनिवर्सिटी। ये किस स्टेट में, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे, गूगल पर चेक करके। और उसके बाद रैंक 7 आई थी AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि यूपी के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो पहली यूनिवर्सिटी हो जाएगी। और रैंक 8 आई थी BHU वाराणसी की, जो कि यूपी में सेकंड नंबर हो जाएगी। तो अगर आपसे कहता है कि टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, इसमें यूपी की पहली यूनिवर्सिटी कौन बनी, तो AMU बनेगी। और यूपी की दूसरी यूनिवर्सिटी BHU बनेगी। अगर पूछता है भारत की पहली यूनिवर्सिटी, तो IISc बंगलुरु और सेकंड अन्ना यूनिवर्सिटी बनेगी। तो इस तरीके से आपको देखना है। एक और रैंकिंग जारी की गई है, विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग। हम यहाँ पे सैन्य हथियारों के आयात निर्यात की रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं, जो कि सिप्री के द्वारा जारी होती है, उसे मैं कल की क्लास में कवर करूंगा। लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि केवल वैश्विक स्तर पे कौन सा देश सैन्य रूप से सबसे ज्यादा ताकतवर है। हथियारों की खरीद फरोख्त की बात नहीं हो रही, ताकतवर कौन है, किसकी आर्मी, किसकी मिलिट्री, किसकी नेवी, किसकी एयरफोर्स सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो 145 देशों की रैंकिंग में सबसे ज्यादा ताकतवर यूएसए की है। सेकंड नंबर पे रसिया है, थर्ड नंबर पे चाइना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया भी हमारा पीछे नहीं है, दुनिया में चौथे नंबर पे आता है। इसने फ्रांस, इजराइल, यूके, जापान, जर्मनी जैसी मिलिट्रीज को, आर्मी सेना को पीछे धकेल दिया। चौथे नंबर पे यह स्थान कब्जा किया भारत ने। तो ये हमारे लिए क्या होगा, सैन्य ताकत से संबंधित एक प्रश्न बन सकता है। और सबसे अंतिम स्तर पे भूटान। भूटान वैसे भी बेचारा भारत पे ही निर्भर होता है कि किसी भी प्रकार की मिलिट्री आर्मी की हेल्प के लिए भूटान भारत पे ही निर्भर है, इसलिए वो सबसे कमजोर माना जाता है। नाटो शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, जो मैंने आपसे बताया कि जैसे आसियान में एक सदस्य जुड़ा, ब्रिक्स में जुड़ा, G20 में जुड़ा, SCO में जुड़ा, तो नाटो में भी इसी तरीके से एक सदस्य जुड़ा है। तो बात करेंगे जुलाई 2023 में लिथुआनिया में यह आयोजित किया गया था। टोटल 31 देश हैं। कितने देश हैं? 31।
अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो 4 अप्रैल 1949 में वॉशिंगटन संधि के नाम से हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। महासचिव की बात करेंगे तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। ये वॉशिंगटन संधि द्वारा कलेक्टिव सिक्योरिटी पर आधारित है। इट मींस कि जैसे मान लो आपके फ्रेंड्स के कोई ग्रुप है, 10 लोग एक ग्रुप में रहते हो या एक रूम में रहते हो या तैयारी कर रहे हो कुछ भी, और अगर उसमें से किसी एक पर भी किसी ने अटैक किया, किसी एक के साथ अगर कोई बदतमीजी हुई, तो ये मान के चलो केवल उसके साथ नहीं बल्कि आपके पूरे ग्रुप के साथ हुई है। तो एक पर हमला हो रहा है तो ये मानो कि सब पे हमला हो रहा है, तो एक की सुरक्षा करोगे इट मींस कि सबकी सुरक्षा करोगे। तो इसी को हम कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं, सामूहिक सुरक्षा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें पहली बार फिनलैंड जो कि 31वां देश था ये शामिल हुआ, क्योंकि 2022 तक फिनलैंड इसमें शामिल नहीं था। 2023 में फिनलैंड ने पहली बार इसकी बैठक में भाग लिया जो कि 31वें सदस्य के रूप में था। क्लियर हो गई बात। अब आगे देखते हैं यहाँ पे मोदी जी की फ्रांस यात्रा। हालांकि और भी अभी लेटेस्ट यात्राएं हैं जो घटना चक्र ई दृष्टि की मैगजीन में है, तो उसको भी मैं अलग से वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि अभी तबियत ठीक न होने की वजह से मैंने उसको पूरा नोट डाउन नहीं किया है, नोट्स नहीं बनाया। अगर मुझे बुक से पढ़ाना होता तो उसकी पीडीएफ मेरे पास आ चुकी है, लेकिन मुझे बुक से पढ़ाना नहीं है क्योंकि बुक तो आपके पास भी है, लेकिन उसके जो एग्जाम ओरिएंटेड जो पॉइंट है, जो बहुत शॉर्ट में चीजें होनी चाहिए ताकि मल्टीपल टाइम रिवीजन हो सके, वो तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसको समझना पड़ता है, हैंड रिटन करना पड़ता है, और लिखने में मुझे वैसे भी समस्या हो रही है। तो इन सब चीजों को देख के मैं उसकी क्लास कल लेकर आऊंगा, आज उसको पूरा तैयार कर लूंगा। तो आज तो हम लोग घटनासार के टॉपिक कवर कर रहे हैं और कल हम लोग करेंगे ई दृष्टि घटना चक्र। तो टोटल देखोगे घटनासार में 20 आपको टॉपिक मिले, घटना चक्र में 20-25 मिलेंगे, तो टोटल 40 टॉपिक हो जाएंगे, जहां से आईआर आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा और 70 नेशनल। तो इस तरीके से लिमिटेड टॉपिक के साथ हम चलेंगे तो आपका सभी करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार होगा, जो कि पीसीएस और आरओ दोनों के लिए रामबाण साबित हो जाएगा। तो चलिए मोदी जी की जरा फ्रांस यात्रा को भी देख लेते हैं। 13 से 14 जुलाई को फ्रांस की यात्रा पर मोदी जी थे, और इसी वर्ष भारत और फ्रांस के जो संबंध है वो 25 वर्ष पूरे करते हैं। और इस दौरान मोदी जी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस जो कि बैस्टिल डे के नाम से जाना था 14 जुलाई को, इस पर मुख्य अतिथि रहे। क्योंकि जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो 14 जुलाई को बैस्टिल डे के नाम की एक जेल थी, उस पर धावा बोला गया था, और वहां से जो क्रांतिकारी थे, जो नेशनलिस्ट थे, उनको छुड़ाया गया, और इसीलिए बैस्टिल डे को क्या मनाता है, 14 जुलाई को एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मनाता है, या राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस अवसर पर मोदी जी फ्रांस में मुख्य अतिथि के रूप में थे। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, भारत रत्न। हम किसी को भी देते हैं तो ये मानते हैं कि भारत का ऐसा रत्न है जिसने ऐतिहासिक रूप से भारत की उपलब्धियों में अपना योगदान दिया है। ठीक उसी प्रकार से फ्रांस का द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले व्यक्ति हैं या पहले पीएम है। और यहाँ पे अब भारत और फ्रांस के बीच में कुछ संधियां हुई थी, कुछ समझौते हुए थी, जैसे हॉरिजन 2047 जो कि एक रणनीतिक भागीदारी को लेकर आगे बढ़ता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसमें हम व्यापार की बात करेंगे, वित्त के आदान प्रदान की बात करेंगे, सैनिक सुरक्षा की बात करेंगे, हथियारों की खरीद फरोख्त की बात करेंगे। तो सभी चीजें रणनीतिक रूप से ये भागीदारी थी भारत और फ्रांस के बीच में। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ लेगा कि हॉरिजन 2047 अभी हाल ही में चर्चा में रहा, ये किन दो देशों के बीच समझौता हुआ था? ऑप्शन देगा भारत यूएसए, भारत फ्रांस, भारत इजराइल, भारत जर्मनी। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, प्रश्न ऐसे ही बनाए जाते हैं। आप पीवाईक्यू को देखोगे तो करंट अफेयर्स में ऐसे ही प्रश्न घुमा के बनाए जाते हैं। आप पूरी की पूरी मैगजीन रट जाते हो, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं समझते हो, तो फिर आप कहते हो सर हमने पढ़ा था लेकिन हम कंफ्यूज हो गए थे। तो ऐसे ये पॉइंट होता है छोटा छोटे। भारत यूपीआई पर समझौता भी हुआ, यानी कि भारत की जो यूपीआई है उस पर भी फ्रांस के द्वारा समझौता हुआ। तो इस तरीके से भारत की जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, यूपीआई के द्वारा जो पेमेंट करने का सिस्टम है, उसमें श्रीलंका भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है, भूटान भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है, इजराइल भी शामिल है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी व्यक्ति फ्रांस में घूमने जा रहा है तो उसको फ्रांस की करेंसी में पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो अपनी यूपीआई जो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जिसका भी प्रयोग कर रहा हो, उससे वो डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है। और इसकी उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका उद्घाटन जो आईफिल टावर है वहीं से उद्घाटन किया गया कि सबसे पहले आप आईफिल टावर घूमिए, वहां पे जो भी टैक्स वगैरह लगेगा, जो भी पेमेंट लगेगी, आप अपने यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। इसी तरीके से एक तृष्णा की बात करेंगे तो संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह पर भी एक समझौता हुआ। तो ये एक तरीके से पृथ्वी को ऑब्जर्व करने वाला एक उपग्रह सैटेलाइट है तृष्णा, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ।
और यह मोदी जी की छठी फ्रांस यात्रा थी। तो जो कि यात्रा ही बता रही है कि भारत और फ्रांस के संबंध कितने मधुर हो रहे हैं। इसी तरीके से भारत और यूएई की भी यात्रा देखने को मिलती है। मोदी जी जब यूएई जाते हैं वहीं से, तो 15 जुलाई 2023 को यूएई की यात्रा की, जिसमें ये ऑलरेडी इनकी 5वीं यात्रा थी। तो यूएई के साथ भी भारत के संबंध बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। आरबीआई और यूएई की सेंट्रल बैंक के बीच सीमा पार लेन देन स्थानीय मुद्रा निपटान एलसीएस यानी कि लोकल करेंसी सेटलमेंट प्रणाली पर भी समझौता हुआ। तो एलसीएस क्या है? लोकल करेंसी सेटलमेंट, यानी आरबीआई जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, इसी तरीके से यूरोपीय यूनियन का जो यूएई का जो सेंट्रल बैंक है, इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की जो मुद्रा का जो मामला है जो स्थानीय स्तर पे निपटाने के लिए कि भाई कितना पैसा उधार रह गया, कितना पैसा नहीं है, व्यापारियों के बीच में कितना पैसा है, इसको निपटान करने के लिए एलसीएस प्रणाली पर समझौता किया गया। तो इसी के तरीके से हम देखेंगे कि भारत के यूपीआई पर यूएई के आईपीपी यानी इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म के एकीकरण हेतु समझौता हुआ। तो आप देखोगे कि भारत और यूपीआई के बीच में, मतलब भारत के यूपीआई और यूएई के आईआईपी के बीच में भी समझौता हुआ। तो मैंने जैसा बताया कि फ्रांस भी शामिल हो गया, नेपाल भी है, भूटान भी है, यूएई भी इसमें शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है। ये वो सारे देश हैं जो भारत के यूपीआई का यूज कर रहे हैं और हम भी वहां के आईपीपी का यूज कर सकते हैं। तो ये अपने एकीकरण का समझौता हुआ। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आईआईटी दिल्ली का एक परिसर यूएई में खोलने के पर समझौता हुआ है कि यूएई में आईआईटी दिल्ली का भी एक कॉम्प्लेक्स खोला जाएगा। जिस प्रकार से पिछले वर्ष यूपीपीसीएस 2023 के करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया का एक यूनिवर्सिटी का कॉम्प्लेक्स या यूनिवर्सिटी का एक कैंपस भारत में कहाँ खोला जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था, करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था, गुजरात में खोला जा रहा था और वही सेम टू सेम प्रश्न आ गया था। तो ऐसा ही प्रश्न इस बार भी बन सकता है कि भारत के बाहर आईआईटी दिल्ली का एक नया कैंपस कहाँ खोला जा रहा है, तो यूएई में खोला जाएगा। इट मीन्स कि दुबई में खोला जाएगा। तो ये तो था दोस्तों आपका आज का अंतर्राष्ट्रीय समझौते से संबंधित जो भी इंटरनेशनल रिलेशन के करंट अफेयर्स थे, जिसमें हमने 20 टॉपिक को कवर किया। और बचे हुए जो टॉपिक हैं जो आपकी ई दृष्टि से कवर करूंगा मैं, तो उसके लिए आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, जिसकी क्लास आपको टुमारो मिलेगी सुबह 9 से 10 के बीच में। जैसे आज मिली है वैसे आपको कल भी मिलेगी। तो चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसकी पीडीएफ की अपडेट मैं कल लेकर आऊंगा कि कितनी पीडीएफ अभी तक तैयार हो चुकी है और कब तक आपको सारी की सारी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको आप आराम से व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके परचेस कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।